हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रग्स यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उससे पहले मैंने सिलेबस इसलिए आपके सामने रखा हुआ है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर केवल लिखा हुआ है एंटी अस्थमेटिक ड्रग, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा टॉपिक में लिखा हुआ है मैनेजमेंट। तो इसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। उसके बाद हम अपने लेक्चर वीडियो पर आएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग और सीओपीडी कहाँ तक सिमिलर है। देखिए, सिमिलर दोनों में एक ही है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप जो एंटी अस्थमेटिक की ड्रग है सेम इट इज सीओपीडी की ड्रग में ही लिखेंगे, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो होगा। एडिशनल रूप से यहाँ पर हमारा एंटीबायोटिक यहाँ पे यूज की जा रही है एज, लेकिन एंटी अस्थमेटिक में भी आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं जो कि आपके जो केडी त्रिपाठी की बुक है वहां पे नहीं दिया गया था, ठीक है, सीओपीडी में दिया गया है। अब बात आती है कि यहाँ पे मैनेजमेंट क्यों लिखा गया है, यहाँ पे मैनेजमेंट क्यों नहीं लिखा गया। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेज करना। अब जैसे बात एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो आपसे किसी की लड़ाई होती है, लड़ाई होने के बाद क्या कहते हैं कि तीसरा इंसान आता है, क्या कहता है, दोनों को मैनेज कर देता है, मतलब संतुष्ट कर देता है। तो अगर हम सिंपल भाषा में अगर ऐसा कहें कि जो ये हमारी ड्रग होंगी वो सीओपीडी को क्या करेगा कि संतुष्ट कर देंगी, आपके शरीर को संतुष्ट कर देंगे कि हाँ इसको आपको रिलीफ दे देंगे, इसको आराम दे देंगे, लेकिन सीओपीडी को ट्रीट नहीं करेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सीओपीडी में सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है ब्रीथलेसनेस आता है। ब्रीथलेसनेस को अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो वो होता है सांस फूलने की बीमारी। अगर हम ये सीओपीडी की जो ड्रग यूज कर रहे हैं, अगर हमको सीओपीडी है तो वो क्या करेगा, हमारी जो सांस फूलने की बीमारी है जिसको बोलते हैं ब्रीथलेसनेस, उसको कम करेगा। तो अब यहाँ पे बात क्या रही कि वो सीओपीडी को परमानेंटली ट्रीट नहीं करेगा, केवल क्या हो रहा है कि जैसे सांस फूलने की जो दिक्कत आ रही उसी को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो उसको क्या है वो डायलेशन में बदल रहा है। दूसरे बारे में बात करें तो जैसे आपका कंजेंसेशन हो जाता है, एग्जांपल के तौर पर नजल कंजेंसेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंजेंसेशन, ठीक है, ट्रैकियल कंजेंसेशन। तो इस कंडीशन में होता एक्चुअली क्या है कि आपके एयरवेज जो होते हैं थोड़े से ब्लॉक हो जाते हैं। अब क्या करेगा, जो हमारी सीओपीडी की जो ड्रग होगी उस एयरवेज को डायलेट कर देगा और आपकी जो वायु होगी, जो आपकी हवा होगी, जो ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इजीली वो रोटेट मतलब आदान प्रदान होता रहेगा। तो सिंपली अगर हम ये बात करें कि जो सीओपीडी की जो ड्रग्स होती हैं वो केवल सीओपीडी को रोकती हैं कि वो ज़्यादा एक्टिव ना हो पाए। इसका मतलब क्या है, जो भी उसके सिम्टम्स होते हैं उन्हीं को रिलीफ देती है। तो ये हमारी बात एकदम करेक्ट होगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सीओपीडी होती है वो इरिवर्सिबल होती है। और दूसरे बारे में बात करें तो जो सीओपीडी होता है उसका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, केवल उसको सिम्टम्स के हम ट्रीट कर सकते हैं, ना कि सीओपीडी को। तो आई होप आपको जो सीओपीडी का जो मामला है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आइए हम आते हैं अपने पेज की तरफ में, जिसमें हमको पहला क्या करना है, ड्रग यूज मैनेजमेंट ऑफ द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब नाम से ही समझ लीजिए, इसके क्रोनिक का मतलब क्या होता है कि बहुत लंबे समय से। इसका मतलब जैसे आपको राइनाइटिस हुआ, राइनाइटिस के बाद क्रोनिक राइनाइटिस हुआ, क्रोनिक राइनाइटिस के बाद आपको क्या हुआ, अस्थमा हुआ, और जब कंटिन्यूअसली अस्थमा आपको कंटिन्यूअसली होता गया, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो वो चेंज हो गया किसमें, सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब दूसरे वर्ड के बारे में बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव, तो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिकेशन। रिस्ट्रिकेशन का मतलब क्या होता है, रोक लगा देना। तो रोक का सीधा मतलब समझ लीजिए कि जैसे एयरवे रेस्पिरेटरी की सिस्टम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एयरवेज होगा, तो सिंपली अगर हम यूं कहें कि हमारे जो एयरवे होते हैं उसी में ब्लॉकेज लगा देना, दैट्स नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अब पल्मोनरी तो हमारे जैसे एल्वेलाई होती है, हमारी क्या है, पल्मोनरी होती है, और डिजीज का मतलब बीमारी होता है। इसको डिसऑर्डर भी बहुत जगह लिखा होता है, बहुत जगह डिजीज भी लिखा होता है, ठीक है। तो अब हम सिंपली से बात करें तो सीओपीडी क्या है। सीओपीडी क्या है, जो हमारी एयरवे पैसेज को लंबे समय के लिए ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब बाधा उत्पन्न करती है, किसमें, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के आदान प्रदान में, उसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब बात आती है सीओपीडी का जो फुल फॉर्म होता है, बहुत जगह आपको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होगा, बहुत जगह क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होगा, ठीक है। इसी टाइप से आपके कई जगह कई सारी चीजें आपको वहां पे देखने के मिलेगी। ये जो होती है हमारी लंग्स की डिजीज होती है, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इतना तो हमको मालूम ही होना चाहिए कि जो हमारी ये ड्रग है मतलब सीओपीडी है वो हमारी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज है। अब इन्फ्लामेशन की बात आती है तो आपने अस्थमा में देखा कि कैसे इन्फ्लामेशन होता है, कैसे हमारे एंटी आईजीई बॉडी वहां पे एक्ट करती है, कैसे क्या होता है इन्फ्लामेशन कहता है, कैसे साइटोकाइनिन रिलीज होता है, कैसे ब्रेडिकाइनिन रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन के लिए। तो सिंपली ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम आगे बढ़ते हैं। इन व्हिच ईयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ईयर फ्लो जो होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब कहता है उसमें बाधा उत्पन्न करता है ड्यू टू नॉरोइंग ऑफ द ईयर
एयरवेज। अब इसके बारे में बात करें तो हमने अस्थमा में देखा था कि जो हमारी एयरवेज थी वो क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे एयर का पैसेज आसानी से नहीं हो पा रहा था। अब ये बात हो गई। अब दूसरी बात, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते। इसके अगर हम सिंपल सी बात करें तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसी को क्योर कर सकते हैं, उसी से आपको रिलीफ दिला सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है इरिवर्सिबल। तो अगर आपको एक बार क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गई तो आप इससे फिर निजात नहीं पा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि ये होता क्यों है। देखिए, ये एक्चुअली होता है धुएं की वजह से। किसी भी चीज से एलर्जी हो आपको या धुएं, जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको स्मोकिंग हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पर आपका एक डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब आप समझ लीजिए यहीं पर। डायरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो आप डायरेक्टली डायरेक्ट पी रहे हैं, सिगरेट को आपके अंदर जा रहा है। लेकिन आप सिगरेट पी रहे हैं, आपके बगल में आपके बच्चे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, आपकी बीबी भी बैठी हुई है, आपके बगल में दोस्त भी बैठे हुए हैं, तो वो नहीं स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन जो आप सिगरेट पी रहे हैं उसका जो धुआं है वो उनके पास भी तो जा रहा है। अब जब उनके पास वो धुआं जा रहा है तो उनके भी तो मतलब जो वायु तो लेंगे ना, हवा को अंदर लेंगे ही, मतलब नाक से सांस लेंगे ही, तो उस सांस लेने की विधि में वो धुआं भी तो उनके अंदर जाएगा। अब जब वो धुआं उनके अंदर जाएगा तो जितने इफेक्टिव आप है उतने ही इफेक्टिव वो भी होंगे। तो सिंपली ये क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट रूप से जैसे आपके बगल वाले जो इन्फेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट पेशेंट, और जो डायरेक्ट से जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको बोलेंगे आप डायरेक्ट सीओपीडी के पेशेंट हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है इरिवर्सिबल डिजीज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिजीज। अब बात आती है कि सीओपीडी होता कैसे है, तो इसका जो मेन कॉज होता है वो दो चीज होता है। ये मिक्सचर होता है किसके, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का और एम्फीसिमा के। दोनों एक ही चीज है, मतलब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी और एम्फीसिमा दोनों एक ही चीज है। वो थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने यहाँ पे बदल दिया हुआ है। देखिए, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या हो, जैसे ब्रोंकियल आप समझ सकते हैं कि ट्रैक्यू ब्रोंकियल की स्मूथ मसल्स होती है, जब वहां पे इन्फ्लामेशन एंड लॉट ऑफ म्यूकस एक्सेस मात्रा में जमा हो जाते हैं। जैसे देखिए हमारा ईयर पैसेज था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे म्यूकस जम गया। देखिए यहाँ पे म्यूकस जम गया, म्यूकस जमने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन आ गया। अब जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन जाएगा तो ये क्या जाएगा, आपको मतलब यहाँ से ईयरवे तो आसानी से जाएगा नहीं। जब ईयरवे पैसेज मतलब वायु आसानी से जाएगी नहीं, जो आपका ऑक्सीजन आसानी से जाएगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड आपका आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा, तो क्या जाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। इसी को बोलते हैं ब्रीथलेसनेस, ठीक है। तो हमारे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या हो गई, ये हमारे होते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, म्यूकस हो जाता है, जिसकी वजह से हमको हार्ड टू ब्रीथ मतलब ब्रीथलेसनेस फील होने लगती है, उसको बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब एम्फीसिमा के बारे में बात करें तो जो हमारे एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई हमारे क्या होते हैं कि जो डायरेक्टली जाकर के, जैसे आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी है जहां पे हवा हमारी लंग्स के अंदर आउट मतलब निकलती है कि लंग्स में फुलाने का काम करती है, उसी को बोलते हैं हम एल्वोलाई, ठीक है। अब वो एल्वोलाई क्या होती है कि वो ब्लॉक हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब जब वो वहाँ पे डैमेज हो जाएगी तो वहाँ से कहा जाएगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जब वो डैमेज हो गई तो डैमेज होने के बाद क्या हो जाएगा कि वहाँ से एयर जो होगी आपके लंग्स के अंदर उतना अच्छा नहीं बैठ पाएगी या वहाँ पे अच्छा से नहीं फिल हो पाएगी। अगर हम यूँ कहें कि एम्फीसिमा के केस में होता यह है कि जो आपका लंग्स है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपल इनहेलेशन नहीं हो पाता है, दैट्स कॉल्ड एम्फीसिमा। तो आपको ये समझ में आ गया, पहला क्या हो गया कि एम्फीसिमा का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके लंग्स के अंदर एयर का एक्सप्लेनेशन या सिंपल बोले कि इनहेलेशन सीवियरली नहीं हो पाता है या सिंपली नहीं हो पाता है। और दूसरे बारे में बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है, ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स में आपके इन्फ्लेमेशन हो जाता है या म्यूकस हो जाता है, इसी को मिक्सचर को बोलते हैं हम क्या, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि ट्रीटेबल नहीं है। उसके बाद यहीं पे जो है कि सीओपीडी कैन नॉट बी ट्रीटेड, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इसके केवल सिम्टम्स को हम क्या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इंप्रूव ईयर फ्लो, हम डायलेट कर देंगे, डायलेट करने के बाद क्या जाएगा, उसका ईयर फ्लो हमारा क्या जाएगा, सिंपली इंप्रूव हो जाएगा। ट्रीटिंग सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, जैसे उसको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जैसे इन्फेक्शन वगैरह, इन्फेक्शन की वजह से आपको जैसे जुकाम इन्फ्लुएंजा वगैरह रखता है, उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। हाइपोक्सीमिया, इसका मतलब क्या होगा कि आपके ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना, उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, जो कि भी हम आगे चल के देखेंगे। इन्फ्लेमेशन को कम कर देना, इन्फ्लेमेशन आपने कम कर दी तो वहाँ पे डायलेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और आपका जो सीओपीडी हमारा ट्रीट हो जाएगा। अब बात आती है कि जो सीओपीडी है, देखिए एक चीज यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि सीओपीडी को ट्रीट क्यों नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपकी एक बार हड्डी टूट गई तो क्या हड्डी आपकी दोबारा जुड़ती है, नहीं जुड़ेगी। सेम इट इज एम्फीसिमा के केस में जो आपकी एल्वोलाई जो डैमेज हो गई वो दोबारा नहीं बन पाती है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ट्रीटेबल नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल होती है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता चला जा रहा है। अब इसके कॉजेस के बारे में बात करें कि ये होता कैसे है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल लेके, तो सिंपली अगर आप स्मोकिंग करते हैं जिसकी वजह से जो आपके लंग्स के फाइबर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से
आपके एल्वोलाइट डैमेज हो जाते हैं और हमको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग बीड़ी पीते हैं, या जो लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं, टोबैको स्मोकिंग वही बीड़ी पीने को बोलते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है, अगर वो देखेंगे जब भी कभी खांसेंगे या सुबह उठेंगे तो देखेंगे उनको, अगर वो धीरे से भी खांसेंगे तो उनका जो म्यूकस होता है अंदर का तुरंत बाहर आ जाता है। ये अभी हम एक्सपेक्टोरेंट एंटीटेसिव में बात करेंगे कि एक्सपेक्टोरेंट या कफिंग कैसे होती है, वो अलग का टॉपिक हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि उनका एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो जाएगा। अक्सर आप देखते होंगे कि जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके मुंह से या उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम से कफिंग ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर उनको रेस्पिरेटरी जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह होता है तब भी उनकी जो मतलब कफिंग की मात्रा होती है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में निकलती है। ये इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि वो उनके जो लंग्स के फाइबर होते हैं वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको बोला जाता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर द हेल्थ, इसलिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। भाई अगर आप लोगों में से कोई कर रहा होगा तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है इतने लोगों के सामने कि आप इस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो इन्फेक्टेड होंगे ही, साथ साथ में आपकी फैमिली भी इन्फेक्टेड होगी, साथ साथ में आपके आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी इन्फेक्टेड होगी, क्योंकि ये जेनेटिकली भी आगे बढ़ता है। जेनेटिकली कैसे आगे बढ़ता है ये भी हम आगे बात करते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो इसका जो रिस्क फैक्टर है, जैसे इन्फ्लामेशन वगैरह वगैरह कैसे कॉज होता है, जैसे मैंने आपको बताया था एलर्जी। एलर्जी किस धुएं से भी हो सकती है, धूल से भी हो सकती है, परफ्यूम्स वगैरह से भी हो सकती है, ठीक है। तो इन सब की वजह से जब एलर्जी हो जाएगी तो सिंपल सी बात है हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन में चला जाएगा और वहां पे आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो अगर हम एयर पोल्यूशन जैसे डस्ट वगैरह आ गई तो या धुआं वगैरह हो गया उसको इंटेक करते हैं, ये भी आपका क्या होता है रिस्क फैक्टर। जैसे कोल माइंस हो गया, जैसे कोयले की फैक्ट्री में जो काम करते हैं, ठीक है, आप केमिकल्स के साथ में काम करते हैं, तो इन सब के साथ ऐसी सारी कंडीशन बहुत ज्यादा होती है। वर्किंग विद द केमिकल्स के साथ में, फ्यूम्स के साथ में, डस्ट के साथ में जो काम करते हैं। अब आ जाते हैं कि जेनेटिकली कैसे ये काम करता है। तो सिंपली जो आपके अल्फा 1 डिफिशियंसी, अल्फा 1 होते हैं, ये जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे एंजाइम भी, इसको सिंपल से बोलते हैं प्रोटीन भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि एक जेनेटिक मतलब जीन से दूसरे जीन में जाता है, मतलब आपसे आपके बच्चों में जाएगा। तो अगर आपको अल्फा 1 की डिफिशियंसी हो गई, ये भी आपका क्या है रिस्क फैक्टर है। अब यहाँ पर जबकि अल्फा 1 की डिफिशियंसी हो जाएगी तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी रहेगी उसमें चांसेस ज्यादा रहेंगे कि उनको ये सीओपीडी की बीमारी बचपन से ही शुरुआत हो जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है। लॉन्ग टाइम अस्थमा मतलब अस्थमा का लॉन्ग टर्मिनेशन हो जाना, सॉरी टर्मिनेशन नहीं, मतलब लॉन्ग टाइम तक बने रहना। एंड टोबैको स्मोकिंग, जो कि आप सिंपली सिगरेट वगैरह जो आप मतलब जो आपके बगल में या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उड़ाते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ। आप सिम्टम्स के बारे में बात करें, देखिए कोई लोग बुरा मत मानना, मैं आपके अच्छे भले के लिए बता रहा हूँ। इसको अगर आपको इसका अगर बुरा लगा हो तो इसको आई एम सॉरी, लेकिन आप ऐसा करना छोड़ दीजिए। आप सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सीओपीडी में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो क्रोनिक कफ। अब बात आती है कि क्रोनिक कफ, देखिए जो कफ होता है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक कफ होता है कि सिंपली आप क्या होता है कि वो मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे कफ भी आपके लिए जरूरी है, म्यूकस आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ये जो म्यूकस है, ये जो आप वायु अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेते हैं, ठीक है, ये सब क्या होता है इसके सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर कफ आपने कम कर दिया, मतलब अगर ऐसा कंडीशन है कि कफ को एकदम सुखा दिया, तो आप सिंपल देखते हैं कि आपके गले में खराश हो जाती है। म्यूकस अगर आपने कम कर दिया तो आपके गले में खराश हो जाती है। तो इसलिए ये दोनों जो होते हैं ना होम्योस्टेटिस होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो कफ है वो कफ आपके लिए जरूरी भी है और नॉट भी जरूरी है। अगर कफ का जो मात्रा होता है वो ज्यादा हो गया तो आपके लिए खतरा हो सकता है, अगर कम हो गया तब भी खतरा हो सकता है। इसलिए इसको क्या होता है, भगवान ने ऐसा बनाया कि आपके बॉडी के अंदर इसका जो अमाउंट है वो अमाउंटेबल रहे, ज्यादा ना बढ़े ना ज्यादा घटे। लेकिन हम लोगों ने अपने दैनिक खान पान से, दैनिक चर्या से इसको ऐसे ढाल दिया कि इसका मात्रा तो बढ़ जाता है तो घट जाता है। जब घटेगा तो आपको वहां पे क्या हो जाएगी, सिंपल से खराश वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, वहां पे खुरदरापन आ जाएगा। अगर आप घटेगा और बढ़ेगा तो सिंपल से आप देखते हैं कि सांस फूलने की बीमारी, अस्थमा वगैरह हो जाएगा। अब बात आती है कि जो स्पूटम होते हैं वो दो कलर के, एक व्हाइट कलर होता है जो शुरुआत में निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे जब 14-15 दिन हो जाता है तो येलो कलर का निकलने लगता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रोनिक कफ। चेस्ट टाइटनेस सीधा मैं आपको बता चुका हूँ। विजिंग का मतलब साउंड आना। एंकल्स का मतलब वैसे जो आपके एड़ी होती है, पैर की एड़ी होती है, वहां पे स्वेलिंग आ जाना। वेट लॉस मतलब आपका कंटिन्यूसली वेट लॉस होता रहेगा। अब देखिए अस्थमा, इसमें क्या कंडीशन आ गई, अस्थमा में आपका वेट गेन हो रहा था, इसका मतलब आप फूल रहे थे, मोटे हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होता है वेट लॉस, इसका मतलब आप पतले होते यहाँ पे चले जाएंगे। अब बात आती है कि जो सीओपीडी है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। फिलहाल तो इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, केवल इसके सिम्टम्स को ही हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और इसके जो रिस्क फैक्टर है उसको भी डिक्रीज कर सकते हैं। तो सिंपली अगर रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो आप धूल, धुआं, मिट्टी, ठीक है, फ्यूम्स, केमिकल्स वगैरह से दूर रहें तो आप सिंपली सीओपीडी से ट्रीटमेंट
पाते रहेंगे। सिम्टम जो उसके बगैर उसको रिड्यूस करते रहें, कोई भी ऐसी चीज ना करें कि जिससे कि वो एक्टिव हो जाए। ठीक, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, सीओपीडी में राहत मिल जाएगी। अब इसमें जो ड्रग आती है वो एंटीबायोटिक वैक्सीन एडिशनल है। ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बस थोड़ा सा हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे देखेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गए, एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब नई 3 चीजें यहाँ पर है जो कि हम अस्थमा में यूज नहीं कर रहे थे। एक होता है ऑक्सीजन थेरेपी, एक होता है हाइड्रेशन, एक होता है फिजियोथेरेपी। तो सिंपली आज की वीडियो में हम इसी के विषय में ज्यादातर डिटेल में करेंगे। सबसे पहले आती है एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। जैसा कि आप जानते हैं कि वैक्सीन का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि जो आपके बैक्टीरिया से बनाए गए, मतलब बैक्टीरिया को किल करते हैं। और जो वैक्सीन होते हैं वो हमारे ह्यूमन सीरम, ये किसी सीरम से हम उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। जब उसको लगने से कोरोना की वैक्सीन हो जाएगी, वो वायरस के प्रति इफेक्टिव है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मतलब वैक्सीन जो होता है वो क्या होता है कि मल्टीप्लेयर होता है, मतलब हर जगह काम किया सकता है। लेकिन जो एंटीबायोटिक होता है वो हर जगह काम नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको देखिए, कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, सिंपली वो क्या करेगा, आपके इस्नोफिल्स को बढ़ाएगा, लिम्फोसाइट को घटाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। अब इन्फ्लुएंजा होगा, उसके बाद ब्रीथनेस होगी। ठीक है, इन्फ्लुएंजा का मतलब जुकाम हो जाएगा। आपने सोचना होगा कि जब आपको कंजेस्टेशन होता है तो डॉक्टर आपको फ्लूकोनाजोल नाम की एक टैबलेट देता है जो कहते हैं एंटी फंगल होती है। तो आप डॉक्टर से पूछेंगे भाई आपने हमको एंटी फंगल क्यों दी, तो आपको बताएगा कि एंटी फंगल इसमें क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंजा होता है इसमें जो मेन कॉज होता है ये फंगस का भी यहाँ पे रोल निभाता है, मतलब फंगस पे यहाँ भी रोल निभाता है, इसलिए इसको एंटी फंगल ड्रग दी जाती है। अब आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ जिससे आपको ब्रीथलेसनेस हुई, और इन्फ्लुएंजा हुआ, इन्फ्लुएंजा भी क्या करेगा, ब्रीथलेसनेस। अब यहाँ पे आपका 2 मैकेनिज्म काम करेगा। आपने क्या दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया, एंटीबायोटिक ने इसने क्या किया, इनहिबिट कर दिया, मतलब इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इसने क्या किया, कम कर दिया। अब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम कर देगा तो जैसे एग्जांपल के तौर पे एमॉक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर आई रहेगा। ठीक है ना, ये सारी ड्रग हमारी क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है, जो कि रेस्पिरेटरी मतलब डिस्ट्रक्शन में यूज की जाती है। ये क्या करेगा, स्पूटम के प्रोडक्शन को रोक देगा, मतलब जो हमारी एमॉक्सी है, डॉक्सी है, एजिथ्रो है, ये एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकेगा। और जब बैक्टीरियल के इन्फेक्शन रुकेगा तो हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ द स्पूटम, मतलब जो कफिंग है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है जो आपकी एंटी फंगल ड्रग है, फ्लूक्लोक्सासाइलिन ड्रग है, ये क्या करेगी, इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करेगी, आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा, तो आपको क्या जाएगा, सीओपीडी में राहत मिल जाएगी। इन बोथ केसेस रिलीफ इन द सीओपीडी, मतलब ये सारे केसेस में हमारा केवल सीओपीडी से ही रिलीफ मिलेगा। अब एक नोट है, देखिए जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है वो पर ईयर सीओपीडी के पेशेंट को दी जाती है कि उनको इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है वो कम होते जाए। ठीक है, अब एंटीबायोटिक थेरेपी गिवन विद द अदर ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ द सीओपीडी, केवल अगर आप एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे तो वो सीओपीडी से रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए जो हमारी अदर जो हमारी ड्रग है, जैसे एग्जांपल के तौर पर सल्मेट्रॉल है, ठीक है, उसके बाद टर्ब्यूटालिन है, सल्ब्यूटामॉल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जैसे आपका मतलब बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट है। ठीक है, ये सारी जो ड्रग होती है इनके साथ चलाई जाती है, मेथाइजेंथिन, डाइग्रिफाजिन, ईटीसी वगैरह है, ये सारी ड्रग एंटीबायोटिक के साथ में चलाई जाती है, तो हमारा जो सीओपीडी होता है वो ट्रीट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है हमारी उसमें नेक्स्ट ड्रग आती है ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर में सिंपली जैसे हमारे जो सल्ब्यूटामॉल आ गया, टर्ब्यूटालिन आ गया, सल्मेट्रॉल आ गया, फॉर्मेट्रॉल आ गया, थियोफाजिन हो गया, ईटीसी जो हमारी होती है वो ब्रोंकोडायलेटर होती है, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने अस्थमा में डिटेल में कवर अप किया था। ठीक है, ये सिंपली करती क्या है कि जो आपको सीएमपी के लेवल को बढ़ा देती है, और जो सीएमपी का लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, एमएलसी के मतलब मायोसिन लाइट है चेन काइनेज जो एंजाइम होता है उसको डीफॉस्फोरेट से फास्फोरेट में बदल देती है, जिसकी वजह से आपको कहता है कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाता है। और जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो जो कि आप जानते हैं जो कैल्शियम होता है वो क्या कॉन्ट्रेक्शन के लिए काम ज्यादा जरूरी होता है, तो क्या करता है कि कैल्शियम को चैनल को ब्लॉक कर देगा। और जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो जो आपका कैल्शियम होगा इन्फ्लेक्स नहीं हो पाएगा, उसके साथ साथ में पोटेशियम भी आपका इन्फ्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा पोटेशियम जो कैल्शियम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसके पोटेशियम और सोडियम को अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली क्या जाएगा, आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल घटेगा, उसके साथ साथ पोटेशियम का लेवल भी घटेगा। अब जब आप जैसे जानते हैं कि जो हमारा कैल्शियम होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर के कॉन्ट्रैक्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से वहां पे एनर्जी देती है, जिसका वजह से वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जब कैल्शियम वहां से इंटरेक्शन नहीं करेगा तो आपको क्या जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। सिंपली सी बात होगी ब्रोंकोडायलेटर्स की। अब इसमें जो ड्रग आती है जैसे सल्ब्यूटामॉल आ गया, टर्ब्यूटालिन हो गया, सल्मेट्रॉल हो गया, फॉर्मेट्रॉल हो गया, थियोफाजिन हो गया। थियोफाजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दूसरे तरीके से, ये सिंपली क्या कहते हैं सीएमपी को मतलब फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम होते हैं उसी को क्या कहते हैं इनहिबिट कर देती है। बात भी वहां पर आते हैं कि एएमपी के मतलब फॉर्मेशन को रोक देती है। ठीक है, दूसरी ड्रग आती है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। ये क्या कहते हैं जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जैसे साइटोकाइनिन, इकोसोनाइट्स। इकोसोनाइट में आपके तीनों आ गए, ठीक है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन भी आ गया, ल्यूकोट्रीन्स भी आ गया। ठीक है, ये सारी चीज जो होती है इकोसोनाइट्स के अंदर में आती है। ये क्या होते हैं कि इनको रिलीज को रोक देते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होते हैं जैसे बैक्लोमेथासोन
डाइक्लोरोथेनासोन डाइप्रोपिनेट हो गया, ये सब हमारे कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, ठीक है। ब्यूडिनोसाइड हो गया, प्रीडिसोलोन हो गया, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, ये सभी जो ड्रग होती है हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के कैटेगरी में आती है। सिंपली क्या करती है, कॉक्स-2 एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। और जो कि आप जानते हैं कॉक्स-2 जो एंजाइम होता है वो इन्फ्लेमेशन मेडिएटर होता है, और जो इन्फ्लेमेशन मेडिएटर को आप ब्लॉक कर देंगे तो आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। उसके बाद आती है ऑक्सीजन थेरेपी। सिंपल सी बात करें तो आपको ऑक्सीजन जो लगा दिया जाता है, जो माउथ में ऑक्सीजन लगा दिया जाता है ऑक्सीजन पाइप के द्वारा, ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा, जिसकी वजह से भारत में जो सेकंड फेज आया था उसकी वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो सिंपली अगर हम ऑक्सीजन थेरेपी उसको देते हैं तो सिंपली हमारा वो जो पेशेंट होगा वो ट्रीटेबल होगा, ठीक है। सप्लीमेंट ऑक्सीजन जो ऐसे ऑक्सीजन होते हैं जो कि हम डायरेक्टली क्या देते हैं, पेशेंट को देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द मास्क, ठीक है। वो क्या कहता है, हाइपोक्सिया को ट्रीट करता है, इंप्रूव करता है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी, तो क्या कहते हैं कि हाइपोक्सिया को ट्रीट कर देगा। अब इसके दो होते हैं, मतलब दो वे होते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि आपको इंटरवल पे दिया जाता है, इसका मतलब जैसे अब सुबह दिया, शाम दिया, फिर क्या देगा, शाम को दिया जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म थेरेपी है उसका कंटिन्यूअस 24 घंटा आपको मास्क लगाए रखना पड़ेगा, ठीक है। ये होती है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन में कोई ड्रग नहीं, सिंपल ऑक्सीजन ही आती है, ठीक है। उसके बाद इसका एडवर्स एक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाएगा तो CO2 का लेवल घट जाएगा, और जो CO2 का लेवल घटेगा तो आपको एसिडोसिस कॉज होगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट ड्रग आती है कि हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में जो आईवी फ्लूइड जैसे ग्लूकोज की बोतल आप जानते हैं, ठीक है। तो क्या करता है कि ग्लूकोज की बोतल, देखिए अस्थमा के केज में ग्लूकोज की बोतल नहीं लगाई जाती है, लेकिन COPD के केज में हाइड्रेशन दिया जाता है, मतलब ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है, जैसे आईवी फ्लूइड होगा। अब ये क्या करते हैं, म्यूकस जो होता है आपके कफिंग जो होता है, कफ होता है, उसको क्या कहता है, थिन कर देता है। थिन करने का मतलब क्या था, जब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेक्टोरेंट पढ़ेंगे तो कैसे म्यूकस थिन होता है गोनेस्फेरिन माध्यम से या क्लोरोहेक्सिडिन के माध्यम से, ये हम वहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो सिंपली हाइड्रेशन होता है, इसके बाद क्या होता है, म्यूकस हमारा थिन हो जाता है, और जब म्यूकस थिन हो जाएगा तो हमारा बाहर एक्सपेल हो जाएगा, ठीक है, या हमारे फीकल मटेरियल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा, वहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब हाइड्रेशन क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर देता है। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, क्यों जरूरी है, एक्सपेक्टोरेंट में यह पढ़ेंगे कि जो आपने अभी आप पढ़ेंगे पोटेशियम सोडियम की जो ड्रग होती है वो हमारी क्या होती है, इसमें एंटीटेसिव में काम किए, मतलब काम करती है या एक्सपेक्टोरेंट के तरीके से काम करती है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कैसे काम करेगा ये वहाँ पे देखेंगे। डिक्रीज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को भी डिक्रीज करती है, ट्रीट किडनी प्रॉब्लम, और किडनी के प्रॉब्लम को भी ट्रीट करते हैं। तो आई होप आपको ये COPD जो थी वो पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एंटीटेसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट के साथ।